दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं और निदेशक शिक्षा विद्यापीठ के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं और आपसे स्नातकोत्तर शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले एक प्रमुख प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ इकाइयों के बारे में चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। और उसमें एक प्रमुख इकाई है मनोविज्ञान की अध्ययन प्रणालियाँ। और उस मनोविज्ञान की अध्ययन प्रणालियों में जो 3 प्रमुख प्रकार की प्रणालियां हैं, निरीक्षण प्रणाली, परीक्षण प्रणाली और विवरण प्रणाली। हमने पिछले चर्चा में निरीक्षण प्रणाली के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज की चर्चा में हम परीक्षण प्रणाली के बारे में बात करेंगे। किस तरह से ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली साबित हुई है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि परीक्षण प्रणाली को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट शब्द से बना है। एक्सपेरिमेंट का अर्थ है प्रयोग, और जैसे ही प्रयोग शब्द जहन में आता है तो ऐसा लगता है कि हम किसी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें प्रयोग शब्द से संशय उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हम किसी 4 दीवारी के अंतर्गत प्रयोग करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो मानव जगत में मानव के व्यवहार पर प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मनोविज्ञान तो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसलिए भौतिक विज्ञानों की तरह जो प्रयोग होता है उस प्रयोग की बात हम नहीं करते। यहाँ पर हम मानव पे, व्यवहार पे अध्ययन करने के लिए किसी प्रयोग करने की बात करते हैं। और वो प्रयोग क्या जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानव जगत हमारी प्रयोगशाला है और यहाँ पर हमें मानव के व्यवहारों का अध्ययन करने की बात हमें यहाँ करनी है। यहाँ पर परीक्षण शब्द जो है उसका अर्थ प्रयोग करना होता है, जिसमें परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार तो बहुत व्यापक है, उसके पक्ष भी बहुत व्यापक हैं और अनेक उसकी विमाएँ हैं। लेकिन जिस प्रयोग की बात हम कर रहे हैं, अगर उस प्रयोग की प्रकृति के अनुसार उसके व्यवहार को अगर नियंत्रित नहीं किया तो हमारा प्रयोग कितना सफल हुआ, हम उस व्यवहार को कितना देखना चाहते हैं, वह हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें कुछ परिस्थितियां नियंत्रित करनी होंगी और उस नियंत्रित परिस्थितियों की अगर हम बात करें तभी हम प्रायोगिक अध्ययन करने की बात कर सकते हैं। इसे नियंत्रित निरीक्षण प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि प्रयोगकर्ता निरीक्षण से पूर्व अपने अनुसार परिस्थितियों का निर्धारण करता है। कैसे निर्धारण करता है? निरीक्षण करना है, प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, किस तरह का प्रयोग करना है? जैसे उदाहरण के लिए एक गणित का अध्यापक कहता है कि मैं वैदिक गणित की इन विधाओं को से बालक को परिचित कराऊं तो उसकी गणना क्षमता बढ़ेगी। अब वैदिक गणित की विधाओं से परिचित कराना है तो उन विधाओं के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसका पूर्व ज्ञान है, वो नियंत्रित करना आवश्यक है। अगर वो पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो उन विधाओं से परिचित नहीं हो सकता। इसलिए परिस्थितियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जिन बच्चों पर हमें प्रयोग करना है उन बच्चों के पास न्यूनतम ये दक्षताएं होंगी, तब वह उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये एक सीमा हुई, उसको नियंत्रित करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज पढ़ा लूं एक विधा को और दूसरी विधा को कल दूसरा पढ़ा ले, दोनों की पढ़ाने की प्रणाली अलग अलग होगी तो व्यवहार में परिवर्तन अलग अलग दिखाई देगा। यह भी संभव नहीं है। अगर हमें ये तय करना है, हमें ये जांचना है, परखना है, तो हमें व्यक्ति को भी बदलने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे कई चर हैं जिनको नियंत्रित करके हम यहाँ पर प्रायोगिक प्रणाली की बात करते हैं। इसलिए यह अनुसंधान की सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इस प्रणाली में वैज्ञानिकता का पुट है, वैज्ञानिक चरणों का इस्तेमाल करती है और सबसे बड़ी बात, इसमें परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। पहले हम परिकल्पनाएं बनाते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेसिस, और उन परिकल्पनाओं को टेस्ट करते हैं, परखते हैं, जांचते हैं। हम ये कहते हैं, जैसे एक परिकल्पना की बात करें कि
गणना क्षमता की अभिवृद्धि के लिए वैदिक ऋचाओं और वैदिक प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमने एक सकारात्मक हाइपोथेसिस बनाई, दिशायुक्त हाइपोथेसिस बनाई। अब उसको परखते हैं। अब हम देखेंगे, वैदिक विधा से पढ़ाएंगे और परिवर्तन हुआ तो हम कहेंगे कि हाँ इसकी वजह से हुआ। तो या तो हाइपोथेसिस टेस्ट होगी, सफल होगी या असफल होगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई परीक्षण एक हमने किया और उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए यह परीक्षण प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए यह वैज्ञानिक प्रकृति को भी रखता है, उसके वैज्ञानिक प्रकृति के सभी सोपानों का अनुसरण करता है। अब जैसा कि मैंने अभी बात कहा, चरों को नियंत्रित करना पड़ता है। तो परीक्षण प्रणाली में बहुत से चर होते हैं। इनमें से 3 चरों की मुख्य भूमिका है: स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर। जैसे मैं कहूं कि बालक की गणितीय योग्यता का उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव। अब ये जो कथन है वो अपने आप में किसी एक प्रयोग की कल्पना करता है। अब गणितीय योग्यता का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, कौन प्रभाव डाल रहा है भाई? कौन प्रभाव डाल रहा है? गणितीय योग्यता प्रभाव डाल रही है। किस पर प्रभाव डाल रही है? शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव डाल रही है। तो कौन आश्रित हुआ? शैक्षिक उपलब्धि आश्रित हुई। और कौन स्वतंत्र हुआ? गणितीय योग्यता स्वतंत्र हुई। हुआ ना स्पष्ट? तो हमें यह देखना है कि प्रयोग करने के लिए जब हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी व्यवहार के आधार का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें तय करना पड़ेगा कि कौन से स्वतंत्र चर हैं, कौन से आश्रित चर हैं। अब ये तीसरा चर कहां से आया भाई? मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर अर्थात वह चर जो हमारे प्रयोग में बिना बुलाए आ जाएंगे, अपना प्रभाव छोड़ जाएंगे। अगर उनको हमने नियंत्रित नहीं किया तो प्रयोग के परिणाम दिशायुक्त प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हमें एक अध्यापक के रूप में इन मध्यवर्ती चरों की पहचान करने की भी आवश्यकता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं, अगर हम हाइपोथेसिस ये बनाते हैं कि बालक की गणितीय योग्यता का उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हर बालक की गणितीय योग्यता का प्रभाव पड़ता है। क्या भाई? वह बालक स्वयं अपने आप में इंटेलिजेंट हो, उच्च बुद्धि लब्धि वाला हो। इसका मतलब बुद्धि लब्धि को हमें यहाँ ध्यान में रखना होगा, ये अपनी भूमिका निभा जाएगा। बालक की एकाग्रता भूमिका निभा जाएगा। बालक का स्वयं जो इंटेलिजेंस है ना, जो बुद्धि है, उसके भीतर एक संख्या का चर है, वो अपनी भूमिका निभा जाएगा। इसलिए हमें समान संख्या चर वाले, समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों को लेकर उन पर प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए ये जो चर हैं जो चुपके चुपके अपनी भूमिका निभा सकते हैं, जिनको इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहते हैं, उनको अगर हम ध्यान में रखें और उनमें से जिनको नियंत्रित कर सकें उनको नियंत्रित कर लें, तो हमारा प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल वस्तुनिष्ठ परिणाम देगा। इसलिए इन 3 चरों की प्रमुख भूमिका है: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर। अब इस परीक्षण प्रणाली के में जो डिजाइन है, प्रयुक्त आकल्प जो हम कहते हैं, एकमेव समूह आकल्प, अनेक समूह आकल्प, सह यमज नियंत्रण आकल्प और सांख्यिकीय आकल्प अथवा कारक विश्लेषणात्मक आकल्प। अगर मैं आज अनुसंधान के परिचय की बात करूं तो इन सभी आकल्पों के व्यापक रूप से हम चर्चा वहां पर करेंगे, लेकिन अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार के अध्ययन की दृष्टि से बात कर रहे हैं। इसलिए इन सभी आकल्पों पर यहाँ पर सूक्ष्मता से चर्चा करना पर्याप्त होगा। अब हम इन सोपानों की बात करें कि हमें किन किन स्टेप्स, कौन कौन से सोपान परीक्षण प्रणाली के अंतर्गत काम में लेने चाहिए। तो यहाँ प्रमुख सोपान है, जैसे समस्या का चयन। क्या प्रॉब्लम है मेरी, किस पर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो वो प्रॉब्लम सबसे पहले हमें उसका क्षेत्र चयन करना होगा और क्षेत्र चयन करने के पश्चात हमें उस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना होगा। अब प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के बाद परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण कैसे होता है? कोई हमारे जहन में कोई प्रश्न उत्पन्न होते हैं,
प्रश्न कैसे उत्पन्न होते हैं? वो प्रश्न उस समस्या से संबंधित होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं? हम उन प्रश्नों का समाधान चाहते हैं, और समाधान चाहते हैं इसीलिए पहले करते हैं कि ऐसा ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तो लक्ष्यात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। इसलिए परिकल्पनाएं क्रियात्मक और लक्ष्यात्मक पक्ष की दृष्टि से कथन रूप में बनाई जाती हैं। फिर इन परिकल्पनाओं की जांच करते हैं, कोई सत्य पाई जाती हैं, असत्य पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरा सोपान, अब हमने परिकल्पनाएं बनाई तो अब हम तय करते हैं प्रयोग अभिकल्प। अभी मैंने बात की थी एकमेव अभिकल्प, अनेक समूह आकल्प, समयज नियंत्रण आकल्प, सांख्यिकी आकल्प। इनमें से कौन सा आकल्प हम लेना चाहते हैं? एकल ग्रुप वाला स्टडी हम करना चाहते हैं, अनेक ग्रुप की स्टडी करना चाहते हैं, कितना हमारे पास समय है, हमारी समस्या की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर भी हम इन आकल्पों का चयन करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा तीसरा जो सोपान है वो प्रयोग केवल कहता है कि हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि मैं कौन से आकल्प को लेकर प्रयोग को करना चाहता हूँ, और फिर मुझे देखना है कि किस पर काम करूँगा, किन बच्चों पर काम करूँगा। क्या ये सेकेंडरी क्लास के बच्चे होंगे, क्या ये प्राइमरी क्लास के बच्चे होंगे, सीनियर सेकेंडरी क्लास के बच्चे होंगे। मेरा सैंपल तो होगा भाई, प्रयोग मुझे कहाँ करना है वो तो मुझे पता होना चाहिए ना। और अगर से हजारों के बच्चे हैं तो हजारों में से कितने बच्चे मुझे लेने हैं, किन पर प्रयोग करूँगा, क्या मैं इनके 2 समूह बनाऊँगा, क्या नियंत्रित समूह होगा या प्रायोगिक समूह होगा, ये मुझे तय करना पड़ेगा। इसलिए एक सैम्पलिंग का प्रोसीजर भी मुझे यहाँ पर तय करने की आवश्यकता है, जिसको हम प्रतिदर्श चयन कहते हैं। और इसके पश्चात जो हमने प्रयोग किया, उन प्रयोग के आधार पर जो हमने आंकड़े प्राप्त करने हैं, उन आंकड़ों का संकलन करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होंगे उन परिणामों को हम किसी सामान्यकृत परिस्थिति में लाएंगे, जनरलाइज करेंगे, और जब जनरलाइज करते हैं तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। यह अपने आप में ये जितने भी सोपान हैं वो वैज्ञानिक विधाओं की जो चरण हैं उन चरणों का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो प्रायोगिक प्रणाली है, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, वह अपने आप में साइंटिफिक माना जाता है। अब जैसा कि चर्चा हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड की, और दोस्तों जहन में ध्यान में रखिए, आज हम चर्चा अनुसंधान के पर्चे की दृष्टि से एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कक्षा कक्ष परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर रहे हैं। इसलिए इसके प्रमुख पक्षों को हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस पर व्यापक चर्चा करनी होगी तो अनुसंधान के पर्चे में हम एक बार पुनः हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए देखें, व्यवहार की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए देखें, कक्षा कक्ष में बालक के व्यवहार की दृष्टि को हम दृष्टिपात करें तो परीक्षण प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, उन पर भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता, इसकी सहायता से कार्य कारण संबंध स्थापित करना है, कॉज एंड इफेक्ट। कोई व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या परिस्थितियां हैं, कौन से कारण हैं, ये कारण हमें पता लग जाते हैं, और कारण पता लग जाते हैं तो वो निदान हुआ, और निदान के साथ उपचार भी हो सकता है। और बालक के व्यवहार का जब तक उपचार नहीं करेंगे उसके व्यक्तित्व को हम सबल नहीं बना सकते। इसलिए इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट दोनों को एक साथ यहाँ पर जानते हैं। यह प्रणाली हमें एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाती है, पिन पॉइंटेड रिजल्ट देती है। नियंत्रित परिस्थितियों में इसको काम में लिया जाता है, इसलिए इसके परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। कहीं इधर उधर इफ एंड बट की बात नहीं, क्योंकि हमने वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखा है और परिणाम प्राप्त किए हैं, इसलिए इसके परिणाम पर कोई संशय की नहीं किया जा सकता। और इस प्रणाली में किसी भी क्षेत्र के घटक को प्रभावित करने वाले कारकों की खोज की जाती है कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, ताकि जो जिस व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, उसकी परख की जाती है, और हम इसके माध्यम से प्रयुक्त घटकों का स्वैच्छिक ढंग से प्रहसन भी कर सकते हैं। इसमें कृत्रिम मनोवैज्ञानिक वातावरण निरीक्षण परिस्थितियों में तैयार किया जाता है, क्योंकि हमें नियंत्रित परिस्थितियों में ही व्यवहार का अध्ययन करना होता है। व्यवहार की कुछ पक्षों को अध्ययन करना है
तो नियंत्रित भी करना आवश्यक होता है। और वास्तव में यह प्रणाली एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए थे जे.एस. मिल, और उस जे.एस. मिल ने एकल चर नियम की जो बात की थी, उस नियम एकल चर नियम की प्रमुख विशेषता को दृष्टिपात करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उस एकल चर नियम पर आधारित प्रणाली है। अब इनकी सीमाओं की बात करें, जैसे विशेषताएं हैं तो सीमाएं भी होंगी। अब भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना सामान्य बात तो हो सकती है, परंतु किसी के व्यवहार में कुछ चरों को नियंत्रित रखना इतना आसान काम नहीं है। और फिर भी और बच्चे माध्यमिक कक्षा के बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन कर रहे हैं, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, और उनमें कुछ पक्षों को नियंत्रित रखना अपने आप में बहुत कठिन काम है। जब तक कि वह अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षित नहीं होगा, चरों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह इसकी बहुत बड़ी कमी है कि चरों को नियंत्रित कैसे करें, बहुत बड़ी चुनौती है प्रयोगकर्ता के समक्ष। परीक्षण के दौरान निर्मित कृत्रिम वातावरण से प्रयोग के व्यवहार में भी कृत्रिमता आ जाती है। ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल बिहेवियर शो किया जा रहा है, और बालक को लग जाता है कि मुझे ऐसा काम कराया जा रहा है, तो उसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, ये उसकी एक लिमिटेशन है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक क्रियाओं का अध्ययन इस प्रणाली के द्वारा करना संभव नहीं है। अनेकों मानसिक प्रणालियां होती हैं, सब प्रणालियों को हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से अध्ययन नहीं कर सकते। इस प्रणाली में प्राप्त परिणामों के आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या करना अधिक उचित नहीं है, क्योंकि मानव का व्यवहार अपने आप में बहुत ही व्यापक है और इंद्रियजनिक व्यवहार है। उसकी इंद्रियां विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न क्रियाएं दर्शाती हैं, और उन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उसके व्यवहार को एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, संश्लेषित करना और निष्कर्ष निकालना अपने आप में चुनौतीपूर्ण बड़ा कार्य है। और जहां तक शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान की सभी समस्याओं का अध्ययन परीक्षण प्रणाली के द्वारा हम नहीं कर सकते। इस प्रणाली में समय, धन एवं श्रम अधिक व्यय होता है। लेकिन अगर इन सीमाओं हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं, हम विशेषताओं की बात क्यों कर रहे हैं, सीमाओं की बात क्यों कर रहे हैं, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अगर हमें इन सीमाओं का ज्ञान होगा तो हम अपने आप को परिपक्व बनाएंगे, हम अपने आप के अपने व्यवहार का परिमार्जन करेंगे, और हम देखेंगे कि इन सीमाओं को कितना हम नियंत्रित कर सकते हैं और विशेषताओं को अपने ऊपर ला सकते हैं। तो हम परीक्षण प्रणाली के प्रयोग से मानव के व्यवहार का अध्ययन करके, बालक के व्यवहार का अध्ययन करके कक्षा परिस्थितियों को उत्तम बना सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक कक्षा का एक वातावरण बालक के सामने एक नई समस्या लेता है, अध्यापक के सामने एक नई समस्या प्रस्तुत करता है, और समस्या एक चुनौती के रूप में आती है, और समस्या का जब प्रयोग के रूप में अध्ययन न करें तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप में वैज्ञानिकता से युक्त ये प्रणाली अध्यापक को सक्षम बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। हर एक अध्यापक को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। मुझे आशा है कि आपको आज की चर्चा से कुछ प्रमुख बिंदुओं पर लाभ मिला होगा। धन्यवाद।